नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर चारू अली खन्ना जी। डॉक्टर खन्ना, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर चारू अली खन्ना सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की मेंबर रह चुकी हैं, और ह्यूमन राइट्स डिफेंस इंटरनेशनल नाम के संगठन के साथ भी जो है जुड़ी हुई हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 19 जनवरी 1990 को, जो एक, जिसे आप ब्लैक डे कहते हैं या जिसे एक काली रात कहा जाएगा, जब बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में घाटी से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को वहां से जो है रातों रात पलायन करना पड़ा, और अगले कुछ दिनों में लगभग 4 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू, जो इस्लामिक आतंकवाद था उसके कारण वहां से उन्हें पलायन करना पड़ा। और हर साल हम 19 जनवरी 1990 जब आता है तो उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। लेकिन ये चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये चर्चा होनी चाहिए? तो मैं चारू जी, आपसे ये सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हम इसे ब्लैक डे कहते हैं, लेकिन अगर हम राजनीति को अलग रखते हैं और खबरों को भी अलग रख दें, तो एक भारतीय के रूप में, एक हिंदू के रूप में, ये दिन आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या मायने रखता है? ये जो दिन था बहुत ही भयानक रात थी। उसके बारे में सोच के अभी भी रोंगटे खड़े हो जाती हैं। ऐसा जो कश्मीरी पंडित इस तिथि को नरसिम्हा दिवस मनाते हैं, मनाते क्या है इसको सोच के घबराते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे होलोकास्ट डे सेलिब्रेट होता है पूरे विश्व में, इस दिवस को कश्मीरी पंडित नरसंहार दिवस के रूप में सोचते हैं, आप मनाते हैं। तो मैं वर्ड नहीं यूज करती हूँ क्योंकि खुशियां मनाई जाती हैं, शोक मनाते हैं। जैसे कि पूरे विश्व में होलोकास्ट डे मनाया जाता है, मुझे लगता है कि भारत में भी हमें इस तिथि पे पूरे राष्ट्र को जो स्थिति थी उसको याद करना चाहिए, ताकि इस तरह की वारदात कभी और न हो। कश्मीर ही घाटी में जो हिंदू अल्पसंख्यक थे, जो कश्मीरी पंडित जो हम कहते हैं, उनको घाटी खाली करनी पड़ी और भय का इस्तेमाल, भय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। रातों रात, सारी रात मस्जिदों में अजान में धमकियां आ रही थी कि लीव और कन्वर्ट, छोड़िए घाटी, छोड़िए या कन्वर्ट हो जाइए, आपको मार देंगे। ये पलायन नहीं था, आपने वर्ड पलायन यूज किया, ये पलायन नहीं था बल्कि एक लंबा निर्वासन था, एग्जाइल। रामचंद्र जी तो सिर्फ 14 वर्ष के लिए उनको एग्जाइल किया गया, बट 30 दशक हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, आज तक कश्मीरी अपने घर नहीं जा पाए हैं। और ये मानवीय, सांस्कृतिक, संवैधानिक परिणाम जो है 3 दशक तक, उसका प्रभाव अभी तक चल रहा है। एक पूरे समुदाय की, एक पूरी कौम की पहचान मिटाने का प्रयास का एक प्रतीक है। और मुझे बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि अभी भी सोच के लोग डरते हैं, और जो चले गए वो उनके बच्चे, वो एक पूरी संस्कृति खत्म हो गई है। ना वो उनके घर देख पा रहे हैं, ना वो अपने, जहाँ उनके माँ बाप, उनके पुश्तैनी घर थे, वो ना वहां ना जा पा रहे हैं, ना वो कुछ कर पा रहे हैं। और किस तरह से उनकी दुर्दशा हुई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कहना चाह रही हूँ कि सुरक्षा, क्योंकि जब ये 19 जनवरी को, जब अजान में, जब मस्जिदों में लाउडस्पीकर में ये धमकियां दी गई, तब सुरक्षा का नामो निशान कहीं नहीं था। सरकार क्या कर रही थी, और जिस तरह से लोग अपने घर से भागे हैं, बच्चियों को 3-3 4-4 फ्रॉक पहना के महिलाओं ने
4-5 साड़ियाँ, जो भी ज़ेवर, जो भी अपने टेप करके पैसे, मीन्स कि जिस तरह से आप निकल जाओ। और अब जो सवाल उठ रहे हैं, आपकी कहाँ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मेरे को ये बताइए, जब इंसान अपनी जान के खतरे में भाग रहा है जान बचा के, क्या ये इकट्ठा करेगा? अपना आधार कार्ड इकट्ठा करेगा? क्या वो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करेगा? और जबरन उनका विस्थापन हुआ है और लंबे समय तक वो शिविरों में रहे हैं। उनकी आजीविका का नुकसान हुआ है, सांस्कृतिक विघटन हुआ है, उसके सारे जो फंडामेंटल राइट्स आप कहते हैं उनका उल्लंघन हुआ है। इसके लिए कौन भरपाई करेगा? मेरा ये सवाल है। राजेश जी, हमारे साथ राजेश गोगना जी ने भी ज्वाइन किया है। राजेश जी लेक्स लोकम नाम की प्रतिष्ठित लॉ फर्म के फाउंडर हैं, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स डिफेंस इंटरनेशनल मानवाधिकारों पर काम करने वाली संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। राजेश जी, मैं आपसे कश्मीर पर भी हमारे काफी इवेंट्स जी किए जी आपने। जी, कश्मीर पर हाँ। काफी काम राजेश जी का रहा है। राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा जो है चारू जी ने भी बताया अभी, लेकिन आप उस समय के, आप कश्मीर में नहीं थे, मैं भी कश्मीर में नहीं था उस समय, लेकिन बाहर जो पूरा देश था उसके अंदर हमने देखा कि वैसी प्रतिक्रिया जो हम अभी भी इतिहास को उठाकर देखते हैं, जितनी तीखी प्रतिक्रिया इसकी होनी चाहिए थी पूरे देश में से, वैसी प्रतिक्रिया 19 जनवरी 1990 को जो हुआ और उसके बाद अगले कुछ समय तक चलता रहा, तो वैसी प्रतिक्रिया मुझे लगता है कि नहीं हुई। तो इसका क्या कारण था कि वैसी प्रतिक्रिया नहीं हुई? ये डर था, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, ये चेतना का अभाव था, ये एक हिंदू समाज में या भारतीय समाज में यूनिटी का ना होना था, या ये एक अपीजमेंट की पॉलिसी थी, एक जनरल जो वहाँ पॉलिटिकल माहौल था? पर ये ओवरऑल क्या कारण था कि इसका वैसा जो है वो रिस्पॉन्स बाकी समाज की ओर से नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत हद तक मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ बिट्रियल भी जो है वो शायद जो है, जो विस्थापन जिन लोगों का हुआ उनके मन में रहा होगा। हाँ, ये तो बात निश्चित है ना कि जहाँ तक हमारा समाज, हम इसको हिंदू समाज भी बोलेंगे या भारतीय समाज भी बोलें, तो हम जो है मतलब कैरी नहीं करते अपने साथ कुछ भी। जैसे हम लोग पंजाबी लोग हैं, हम लोग तो उस तरफ से आए हैं, लाहौर के रहने वाले हैं। तो लेकिन वहाँ की जो त्रासदी थी हमने कभी कैरी नहीं की है, और हम उसको कैरी नहीं करते। और उसी तरह से लगातार जिस तरह से भी, जैसे कि हमारा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट तो कश्मीर का नहीं है ना, उससे पहले हमारा पंजाब में हम लोगों का इंटरनल डिस्प्लेसमेंट काफी हुआ था। और पंजाब से जब आतंकवाद फैल रहा था उस वक्त 80 से लेकर लगातार 10 बरस तक, कश्मीर से पहले की बात हो गई, तो उस वक्त पंजाब से भी डिस्प्लेसमेंट काफी हो रहा था और बहुत हिंदू मारे जा रहे थे और निकाले जा रहे थे। जो अभी टारगेटेड किलिंग की बात आ रही है, तो वो तो उस वक्त भी हो रहा था, बड़ी संख्या में पलायन हो रहा था। ये संख्या कश्मीर की संख्या से कम नहीं थी। नहीं राजेश ये जी, भी मैं बात इसमें थोड़ा सा मैं मैं आपको हाँ, एक I'm just मैं coming, थोड़ा सा I'm just एक coming। मिनट, हाँ। एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों में ना सिमिलैरिटी नहीं हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये एक आजाद भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर, एक स्वतंत्र भारत के राज्य के अंदर, और बाकायदा घोषणा करके स्टेट की नाक के नीचे बेसिकली ये सब किया गया। मैं पंजाब का 80 से 90 का काल बता रहा हूँ, वो स्वतंत्र भारत का ही था। तो मैं कह रहा हूँ कि उस समय भी हिंदुओं का पलायन हुआ और हिंदू समाज की तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं इस बात को कहना चाह रहा था। मैं 47 की बात नहीं कर रहा था, उस वक्त तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था, तो इस वक्त भी नहीं हुई। तो अगर आप सोचें कि लगातार हम कोई ऐसी प्रतिक्रिया करते रहे, तो ये सच नहीं है। तो जब पंजाब में प्रतिक्रिया कुछ नहीं हुई और केवल पलायन होता रहा, तो उसी के बाद ये कश्मीर का, उसके एकदम बाद वाला है चर्चा। तो वो लोग वहां से चले, वो लोग यहाँ जम्मू में आए, दिल्ली में आए और बाकी सब जगहों पे गए और उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, वो सब आ गए। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि इसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और उसके बाद का भी पूरा समय है, लगातार कश्मीर समस्या में था, लगातार हिंदू वहां पर परेशानी में थे। एक पलायन के बाद भी जो हिंदू बच गए थे, उनकी उनके उनके लिए उनका जीवन भी तो बहुत मुश्किल था, और केवल हिंदुओं का नहीं, बाकी भी जो क्रिश्चियंस पॉपुलेशन थी उनका भी जीवन मुश्किल में था। तो ये मुझे तो लगता है कि जैसे कहीं भी पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं पे जब भी कोई कष्ट आता है या मुश्किल आती है, तो उस वक्त हम एज ए कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है। शायद एज ए कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करने का वो जीन्स जो होता है, वो हम अपना सांस्कृतिक या धार्मिक तौर पर कैरी ही नहीं करते हैं।
हम तो केवल देखते हैं कि ये घट रहा है, हम उसके लिए दुखी होते हैं, शायद आंसू भी बहाते होंगे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कुछ करनी है। जो अभी भी शब्द बार बार आ रहा है ना कि दुश्मन बोध प्रतिक्रिया, तो जो प्रतिक्रिया करनी है, ये दुश्मन बोध करना है कि हाँ इसने मुझे निकाला या इसने हमारे हमारे समाज को कष्ट पहुंचाया, अब हमें इसका बदला लेना है। जो सिखों में या बाकी लोगों में रहता था, उस प्रकार का प्रतिक्रियावादी होना या उस प्रकार का बदला बदला लेना या उस प्रकार का सहन ना करना, दुश्मन जो शत्रु भाव वाली बात अभी आती है, वो है, वो शायद हम नहीं, हमारे में नहीं है काफी, या है तो बहुत ही छोटा और बहुत ही बौना है, वो दिखाई भी नहीं देता है। तो शायद इस लगातार ये मैं हम महसूस करते हैं, जैसे आज की बात ही आप कर रहे हैं, तो ये आप समाज की तरफ देखिए ना, इतना 19 ये जो जनवरी है हिंदुस्तान का सबसे काला दिवस माना जाएगा। और अगर हिंदू पलायन की बात करते हैं या हिंदू धर्म के ऊपर संकट की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल विश्व का ये सबसे बड़ा संकट है हिंदू धर्म के ऊपर। तो उसकी प्रतिक्रिया 30 बरस के बाद 19 तारीख को कितने लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने सोचा कि इसके बारे में बात होना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ही मुझे कष्ट हो रहा था कि जिन जो लोग लगातार कश्मीरी हिंदू की बात करते हैं, वो शांत होकर बैठे। मैं कश्मीरी हिंदुओं से भी बात करता हूँ, वो भी कहते हैं, लोग बोलते हैं 30 बरस हो गए, नो वन इज इंटरेस्टेड टू गो बैक। तो इस प्रकार की एक सोच कि भाई जरूरत नहीं है, कैसा नहीं है, एक अजीब सी स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि ये अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हम लगभग अपने पे होने वाले हर प्रहार को, अपने पे होने वाले हर अपमान को क्षमा नहीं करते हैं। शायद हमारे पास ऐसा वो भी नहीं है कि हम उसको रिएक्ट करें, हम उसको भूल जाते हैं। शायद हमें याद करके उसकी प्रतिक्रिया करने की कोई ऐसी हम में है नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन कड़े शब्दों के लिए, लेकिन ये मुझे तो वास्तविकता ऐसी ही लगती है। चारू जी, राजेश जी ने अभी एक बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे भी कुछ पत्रकार मित्र भी हैं जो कश्मीर से विस्थापित होकर आए थे, और स्वाभाविक है कि जिस समय आए थे उस समय वो स्कूल में थे, या जो है बड़ी छोटी उम्र के थे। तो मेरी भी उनसे बात होती है, तो एक टू माइंड्स में वो लगते हैं कि वापस जाना चाहिए कि नहीं। अब धारा 370 हटने के बाद और मौजूदा हालात में एक सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है, वो कितना प्रयास होना चाहिए, कितना नहीं हो रहा है, वो एक अलग विषय है बहस का। लेकिन अगर मैं कश्मीरी हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से इस बात को देखूं, तो आपके अनुसार अगर हम मान लीजिए एक इंटरजेनरेशनल जस्टिस की बात करें, या एक उन्हें जस्टिस जो मिलना चाहिए जो उनके साथ हुआ, तो एक बड़े पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो आपके अनुसार जो है यहाँ न्याय का क्या मतलब होगा? घर वापसी, ठीक है, या दोषियों को सजा, या कुछ और, या ये सब? देखिए, ये दो बातें हैं। ये जो न्याय वाली बात मैं बाद में लूंगी। पहले मैं थोड़ी सी जो राजेश जी ने कहा उस पर प्रतिक्रिया करना चाह रही हूँ। 1947 टू 1950 जो हुआ, देश का विभाजन हुआ और दंगे हुए और काफी वारदातें हुई। लेकिन जो जहां हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो भी वारदात हुई है, ये कोई अचानक नहीं थी, ना आकस्मिक थी। ये एक सोची समझी प्लान साजिश थी। और ये कश्मीरी पंडित बुद्धिजीवी थे, शिक्षक थे, लोक सेवक थे। जैसे उनकी हत्याएं महीनों तक चलती रही, महीनों बाद तक चलती रही 19 से। तो चाहे वो टीकालाल तापलू जी हो या न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू जी की हत्या हो, ये अलग अलग अपराध नहीं है। दे आर अ सीक्वेंस ऑफ द सेम एक्ट। और मेरे ही नेबर ने मेरे बारे में बताया और मेरी हत्या हुई। टीचर के जो पढ़ाती थी, शिक्षक, उसके ही स्टूडेंट ने उसके बारे में बताया। मीन्स कि आप अपने ही देश में, अपने ही लोग, अपने ही नेबर ने ये सारी चीजें, इतने ये जो कृत किए हैं, जो अपराध किए हैं, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये कोई दूसरे देश का नहीं था, न विभाजन की बात थी। जहां तक ये आपने दूसरी न्याय की बात की, देखिए, जो भी अभी तक हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है। जैसे मुआवजा दिया जा रहा है, क्षतिपूर्वक पुनर्वास दान के कार्य में, बट हमें खैरात नहीं चाहिए।
अगर आप कहते हैं कि न्याय, मैं वापस नहीं जा सकती अगर मेरा घर जल गया है और मैंने 30 साल में यहाँ अपना कोई भी अपने आप को स्थापित कर लिया है, चाहे जॉब में चाहे बिजनेस में, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये सोचना कि मैं उस जले हुए घर में, वो असुरक्षित माहौल में वापस जाऊंगी, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है नासमझी की बात है। लेकिन अगर जहां तक ये बात है द राइट टू लाइफ में मेरा प्रॉपरली जीवन व्यतीत करना, मेरा स्वास्थ्य, मेरी जीविका, ये सब मेरी राइट टू लाइफ है, मुझे ये चाहिए। और कौन देगा? मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी जो नीतियां हैं, देश की नीतियों में गंभीर कमियां हैं, क्योंकि आंतरिक विस्थापन, मैं पलायन नहीं कह रही, यू आर बीइंग फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड, यू आर नॉट माइग्रेटिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू आर बीइंग फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड। और आंतरिक विस्थापन को नियंत्रण करने के लिए कोई भी कानून नहीं है, कोई, देयर इज नो लॉ इन इंडिया फॉर दिस, ना कि जिसमें अपराधों का दस्तावेज बने, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द ऑल द ऑफेंसेस, जिम्मेदारी तय की जाए कि ये थे। अभी 2-3 को उम्र कैद दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने, आई थिंक अंद्राबिया साबी को दिए, कितने दशक बाद। और मुआवजे को सिर्फ पैसा इज नॉट इनफ, बट सत्य और न्याय का तंत्र कोई होना चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए, कोई लॉ होना चाहिए, ताकि ये आगे नहीं हो। ये जो हो गया उसको हम भूल नहीं सकते, लेकिन उससे हमें कोई सीख तो सकते हैं आगे के लिए, कि इस तरह की वारदात ना हो। क्योंकि जिस तरह की ये सोशल मीडिया घृणा पैदा कर रहा है इंसान इंसान में, तो बहुत जरूरी है कि हमारे देश में इसका कोई न्याय हो, इसका कोई स्पेसिफिक कानून हो और कोई तंत्र हो जो ये सारी चीजों को इसमें देख सके और न्याय दे सके। क्योंकि आपने वर्ड न्याय दिया, वर्ड यूज किया। यस, वी मे हैव मूव्ड ऑन। आप क्या चाहते हैं कि हम रोते रहे, हम मरते रहे? सबसे बड़ा ताकत जो कश्मीरी पंडित के हाथ में था वो है कलम, एजुकेशन। और सब, चाहे वो दिल्ली आए, कहीं और गए, चाहे विदेश गए, उनने अपनी काबिलियत से, अपनी शिक्षा से एक अपनी जगह बनाई। बट ये नकारा नहीं जा सकता कि जो हुआ उनके संग, उसका भी कोई तो, किसी को तो जिम्मेवार आपको ठहराना पड़ेगा। राजेश जी, आपने आजकल एक जैसे चारू जी ने भी कहा कि एक न्याय का जो, कि हम जो बात करें, एक तो न्याय की बात है, दूसरा इस 19 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में एक और शब्द बहुत ज्यादा क्लीशेड हो गया है, हीलिंग। तो हम मान हीलिंग। लेते हैं कि अगर हीलिंग की बात करें तो, हीलिंग, अच्छा, ओके, राइट, जी, हाँ। तो ऐसा है कि ये जो कश्मीर में अब हम दोबारा से, कि मान लीजिए कि कश्मीरी हिंदू और जो घाटी के मुसलमान हैं, तो वो सब मिलके एक साथ जो है वो रह सके, तो लेकिन बात मुद्दे की ये है कि जब तक हम ईमानदारी से ये बात नहीं करेंगे, मतलब ये मेरा प्रश्न है कि जब तक हम ईमानदारी से ये बात नहीं करेंगे कि कश्मीरी हिंदुओं को क्यों और कैसे अपनी धरती वहां पर छोड़नी पड़ी, तो ये सच जब तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाएगा जो है, तो क्या ये वाकई हीलिंग, ये न्याय जो है ये संभव है? और दूसरी चीज ये भी है कि ये इतनी, हम इतने असहज क्यों हो जाते हैं इसके विषय में बात करते हुए? मतलब अगर आप समाज में भी जनरल माहौल देखेंगे कि इस्लामिक टेररिस्ट की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को अपनी धरती छोड़नी पड़ी, ये बिल्कुल जी, वो है, लेकिन हम ठीक इस है, पे तो बात करने में बड़ा असहज हो जाते हैं, नहीं नहीं हमारी तो गंगा जमनी तहजीब है, ये बिगड़ जाएगा वो बिगड़ जाएगा। व्हाई कांट वी बेसिकली से द ट्रुथ एज इट इज? जी, बात आपकी वाजिब है। और इसके बारे में तो कोई संदेह नहीं है कि जो कश्मीर में हुआ वो तो इस्लामिक आतंकवादी था। वो सब कुछ जो किया गया था वो जिहाद के नाम पे ही किया गया था। और या इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगे उस दिन जब 19 जनवरी को ये सब हुआ। और जो आगे की आप बात कर रहे हैं कि हम कहने से, सवाल ये नहीं है कि लोग यहाँ पर आ गए और लोग कहने से घबरा रहे हैं या नहीं घबरा रहे हैं। वो चीज़ों को हम एक बार
थोड़ी देर बाद आते हैं। लेकिन मैं आपसे ये एक आपसे भी प्रश्न करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से पूरे अपने समाज, भारतीय समाज से भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये कहना कि हम बाहर आ गए, हम क्यों आ गए, हम उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, ये सारी बातें तो एक इमोशनल बातें हैं ना, कि ये होना चाहिए, फलान होना चाहिए। लेकिन ये हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक देश हैं, हम एक देश हैं, हम एक समाज से अलावा हम एक देश हैं, हम एक सार्वभौमिक सॉवरेन नेशन है। और अगर सॉवरेन नेशन है तो उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी अपने नागरिकों के प्रति होती है, होनी चाहिए। और जैसा मैं आपसे सुबह पहले बात भी कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस की एक गाइडिंग प्रिंसिपल है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और ये इंटरनेशनल लॉ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स केवल हिंदुस्तान में थोड़ी ना हो रहा है, दुनिया भर में होता रहता है, कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की जो उनकी गाइडलाइंस हैं उसके अंदर वो बोलते हैं कि जो डिस्प्लेस पर्सन है उनका राइट टू सिटीजनशिप रहना चाहिए, और उसको जहां तक हो सके उनको सेफ, वॉलंटरी, डिग्निफाइड रिटर्न का कार्य शुरू करना चाहिए, along with the restitution of property and adequate compensation. Now this is a international obligation of the state of India, government of India, कि अगर किसी को इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसमें जो शब्द आता है एंटाइटल्ड फॉर द सेफ, वॉलंटरी एंड डिग्निफाइड रिटर्न along with the restitution of property and compensation. मैं जैसे अभी चारू जी ने बोला कि हमारे यहाँ पर तो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन के बारे में कोई कानून, क्या कोई गाइडलाइंस भी नहीं है, और उसके अलावा हमारे यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। जैसे कि साउथ अफ्रीका में ट्रुथ कमीशन हुआ था, तो हमारे यहाँ ट्रुथ कमीशन के नाम पर क्या हुआ, कुछ कश्मीरी, पुन्नुन कश्मीरी या कश्मीरी संगठनों ने बैठकर वो कुछ छोटी मोटी सभाएं करते रहते हैं, लेकिन इतना कुछ हुआ। और दूसरी बात यह है कि अगर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बाद उनको वापस जाके वहीं पे उनकी संपत्ति और उनकी डिग्निटी का रिस्टोरेशन, अगर हम 30 साल तक हम इसको पीछे धकेल रहे हैं, और जिस तरह से अभी बात हो रही है मुझे लगता है आने वाले 30 साल अगले भी इसको पीछे धकेलते रहेंगे, अगले वाले 30 साल तक भी उनके वापस जाने की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। और अगर उनके वापस जाने की प्रक्रिया शुरुआत नहीं होती है, अगर कश्मीरी मानस के मन में इतना आत्मविश्वास नहीं आता कि मेरे को, एक तो उनकी इच्छा रहे कि मुझे वापस जाना है, और एक सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वापस भेजे। और अगर हिंदुस्तानी सरकार 10, 20, 30 साल तक इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं करती है जिससे हमें भारतीय नागरिक के तौर पे संतुष्टि हो कि हमारे भारतीय नागरिक या हमारे हिंदू भाई वो डिस्प्लेसमेंट अगर एक जगह से हुए हैं तो उनका उनका वापस जाना नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट के बाद डिग्निफाइड रिटर्न नहीं हो रही है, तो कल भारत के दूसरे कोनों से भी तो यह समस्या आ सकती है, तो फिर भी क्या डिग्निफाइड रिटर्न नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से वी वी आर फेलिंग एज ए नेशन, we are failing as a country, we are failing as a community when we say that as far as return of these displaced person is concerned, it seems to be not possible. We are, कश्मीरियों की तो मजबूरी हुई ना कि वो 30 साल से यहाँ बैठे हैं तो रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो अब वहां जाके रोजी रोटी नहीं मिलेगी, तो वो तो इंडिविजुअल है। एक इंडिविजुअल जहां से उसको निकाला गया हो, जिसने आतंक देखा हो, वो जाना नहीं चाहेगा। पर क्या एक समाज जो अपने आप को कहता है हम एक जागृत समाज है, ये समाज जो कहता है कि अब हम जागृत होने की स्थिति में हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, और तो एक हमारी सामाजिक, एक एक व्यक्तिगत सोच है, एक सामाजिक सोच है, एक एक राष्ट्र की सोच है और सरकारी सोच है, ये सारी एक जैसी नहीं हो सकती। इंडिविजुअल लेवल पे एक कश्मीरी कह सकता है अब मैं क्या करूंगा जाकर, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, लेकिन एक समूह, धार्मिक समूह के तौर पर हम बोलेंगे नहीं, इनको जाना ही है, इनको जाना ही पड़ेगा, इनको जाना चाहिए, और सरकार को तो ये काम करना ही चाहिए। जितने दिन कश्मीरी पंडितों की डिग्निफाइड रिटर्न डिले होती है, उतना ही प्रश्न चिन्ह है भारत और हमारे नेताओं के ऊपर कि क्या वाकई एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं देश के लिए और पूरे विश्व के लिए कि अगर हमारे नागरिक डिस्प्लेस होंगे हम उनको वापस भेजेंगे या उनको तसल्ली दे देंगे। बिल्कुल सही बात है, हम तो पाकिस्तान से आके यहाँ तसल्ली में बैठे हुए ना, हम तो नहीं कह रहे वहां जाएंगे, लेकिन हमारे जिस तरह से पाकिस्तान से आने वाला हिंदू चुप करके शांत होकर तसल्ली से बैठा हुआ है, वैसा अगर कश्मीरी भी बैठ जाता है तो ये तो दुखद स्थिति है ना, ये तो कष्ट की स्थिति है, ये तो ऐसी स्थिति, इसको कौन स्वीकार करेगा, किसी को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। हम तो, हमारा दूसरा देश है तो हम तो नहीं जा रहे,
आपका तो दूसरा देश नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो कि हम अभी क्या करेंगे जाकर? हम नहीं जा सकते, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, और हम नहीं भूल सकते। मेरे को तो लगता है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर ये आवाज की कश्मीरी पंडितों को वापस जाके बसना चाहिए। वो आवाज क्षीण होती जा रही है। सबसे बड़ा दुख और कष्ट तो इस आवाज के क्षीण होने का है। ये आवाज मुखर होनी चाहिए, और जितनी जल्दी जैसा भी हो, ये तो तड़पना चाहिए हमको वापस जाने के लिए। और हम बड़े संतुष्ट से होके बैठे हुए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा शब्दों की नहीं हार्शनेस के नहीं, कारण। हमारे फोरम पे कोई क्षमा वाली बात नहीं है। हमारे फोरम पे हाँ। वैसे भी पैनलिस्ट ही बात करते हैं। तो एंकर जो है वो मॉडरेटर के तौर पे मैं जरा बैक सीट ही लेके पर बात आप हम करता हूँ। लोगों को हमारी मन की बातें बिल्कुल ही मुखर होके नहीं देखिए, बताने मेरा के काम लिए ही वही है। चारू जी, मैं प्रेरित कर देते हैं। आपका क्लोजिंग कमेंट लूंगा इसके ऊपर, एंड देन वी विल क्लोज द शो। जो है कि आपके क्लोजिंग कमेंट, इफ यू वांट टू मेक एनी क्लोजिंग कमेंट, कोई भी आप क्लोजिंग कमेंट देना चाहते मुझे लगता है कि जो पुनर्वास के प्रयास सरकार कर रही है वो अधिकारों पर आधारित होने चाहिए। उनकी जो क्षतिपूर्ति है उस पे होने चाहिए, बजाय कि कल्याणकारी काम कर रहे हैं, खैरात दे रही हैं। एक सोचा समझा प्लान स्कीम होना चाहिए। और दूसरा कि ऐसा आगे कभी ना हो, और अगर हो उसके लिए एक प्रॉपर कानून बनना चाहिए। और जैसे इन्हें ट्रूथ कमीशन की बात की, जो एक ट्राइब्यूनल हो। वी कैन नॉट इग्नोर द वायलेंस, वी कैन नॉट इग्नोर जो अपराध, इतने घिनौने अपराध हुए हैं। किसी को तो आप जिम्मेवार ठहराओगे ना, नहीं तो ये मैसेज जाएगा कि कोई भी ऐसे कर सकता है। एंड वी कैन, आपने हीलिंग की बात की, आई आई डू अग्री विद दिस, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो दूसरी धर्म की है। तो क्या अच्छा। दोनों धर्म संग नहीं रह सकते? ये हमें सिखाना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, और इसमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तभी शांति आएगी। जी। चारू जी, थैंक यू सो मच। और राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है थैंक कि यू। इस चर्चा को, हालांकि मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हम 19 जनवरी के एक दिन बाद जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये 19 जनवरी को ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट से ही रिलेटेड नहीं है। ये एक पूरा एपिसोड है जो अगले क्या कहते हैं 3-4 महीने उसके बाद चला, और उसके बाद भी किलिंग्स जो है बहुत सारी हुई। और तो राजेश जी, चारू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है पूरी डिस्कशन को अगर मैं समअप करूं तो दो क्विक पॉइंट सिर्फ। एक तो ये है कि ट्रुथ कमीशन की तरह का एक कोई वो होना चाहिए, एक सरकार की तरफ से एक जुडिशल कमीशन बने, या एक कमीशन बने जो पूरे जो भी ये सारे अत्याचार हुए उनको डॉक्यूमेंट करे, और जो लोग इसके जिम्मेदार थे उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, और जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट जो है जो भारत के अंदर हुआ, तो और आगे होपफुली नहीं होगा, लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट को लेकर जैसे राजेश जी ने भी कहा कि इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप जो है हमें भारत के अंदर एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, जो कि एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर, सबसे बड़ी बात है, एक फिक्स टाइम वापिस फ्रेम के भेजेगा। अंदर जो है वो इश्यूज को रिजॉल्व करे। और जो फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर नहीं करता है तो सरकार और प्रशासन में उस व्यक्ति की भी जवाबदेही तय की जाए और उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तो चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे, और दर्शकों से आग्रह है कि अपना फीडबैक जो है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू वेरी मच।